कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अक्षर एकेडमी को और करें अपने CGPSC एंड CG व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। पालक शिक्षक संघ ये वही वाला है पालक शिक्षक संघ। ये मानकर चलिए जो टीचर पेरेंट्स मीटिंग होता है ना, ये टीचर पेरेंट्स मीटिंग ही। बस अंतर ये होता है कि इनमें एक समिति होती है और समिति क्या काम करेगी। अगर स्वाभाविक रूप से आप देखें, अगर कोई समिति बना लिया जाए और शिक्षक भी इसमें शामिल है और पालक भी इसमें शामिल है तो क्या काम करेंगे। शिक्षक ये बात बताएगा कि स्कूल में बच्चा कैसा व्यवहार करता है, और जो पालक होगा वो अपने घर में बच्चा कैसा व्यवहार करता है। जब बच्चे के व्यवहार के बारे में दोनों क्या करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, तो बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उसको नियंत्रित किया जाए, कैसे उसका मार्गदर्शन किया जाए, इस संदर्भ में उन दोनों में बात होगा। इसी के लिए क्या बना दिया गया है, शिक्षक पालक संघ। फिर शिक्षक के पास यह अधिकार होना चाहिए कि स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है। अगर स्टूडेंट का बैकग्राउंड उसको पता चल पाएगा तब हर शिक्षक क्या कर पाएगा, उस पर उस तरीके से मेहनत कर पाएगा। अगर जो छात्र है उसका बैकग्राउंड उसको पता नहीं रहेगा, उसकी आर्थिक स्थिति पता नहीं रहेगी, उसकी सामाजिक स्थिति पता नहीं रहेगी, तब उसके मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में वो जान ही नहीं पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में शिक्षक को आवश्यकता होती है कि वो क्या करे, बच्चे के जो पृष्ठभूमि वाला क्षेत्र है, चाहे वो आर्थिक वाला हो, पैसा रुपया कैसा गरीब है अमीर है, या फिर कैसा होता है संकुचित दिमाग वाला व्यक्ति है, पढ़े लिखे परिवार का है, किस परिवार का किस पृष्ठभूमि से आता है, ये शिक्षक को जानने का अधिकार है। उस आधार पर वो काम कर पाएगा। दूसरा जो वो है पालक है, बच्चे को 5 घंटे के लिए स्कूल में भेजता है। तो बच्चे को 5 घंटे के लिए स्कूल में भेजता है तो बड़ा समय होता है, ऐसा नहीं दिन भर का समय होता है। बच्चा आराम से है कि नहीं, रिलैक्स महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ सीख भी पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, प्रॉपर तरीके से कोई अगर उसको होमवर्क दिया जा रहा है, काम दिया जा रहा है, विषयों को जो पढ़ाया जा रहा है उन चीजों को समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है। अगर वो शिक्षक से बात करेगा तो बच्चे की वास्तविक स्थिति के बारे में पता चल पाएगा कि बच्चा कैसा व्यवहार करता है। कई बार आप देखे होंगे कि जैसे कई बार आप इसका वो देखे होंगे कि एक बच्चा रहा और वो बच्चा अपने घर में माता पिता को लड़ाई करते हुए देखता था, है ना, और जब वो जाता है स्कूल जाता है और स्कूल में निबंध लिखने के लिए उसको कहा जाता है कि आप निबंध लिखिए, तो वो कैसा निबंध लिखता है, अपने पिता पर निबंध लिखता है कि मेरे पिता बहुत बुरे हैं, ऐसे हैं, मारपीट करते हैं। माता पर लिखता है कि माता मेरी सह रही होती है, दिक्कत हो रहा है उनको। अपने बारे में लिखता है कि मैं मतलब परेशान हूँ या खुश नहीं हूँ। इस भावनाओं को उजागर करता है ना वो। तो जो चीजें शिक्षक को पता चलती हैं वो शिक्षक किसको बताता है, पालक को बताता है, और पालक को जो चीजें मतलब पता चलती है वो किसको बताता है, शिक्षक। इसके लिए जरूरी क्या होना चाहिए, उनका संघ होना चाहिए, आपस में चर्चा कर सके, बातचीत कर सके। तो टीचर पेरेंट्स मीटिंग होते ही चर्चा करते ही हैं उनको करने के लिए, लेकिन ऑफिशियल रूप से क्या व्यवस्था है उसके लिए हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, शिक्षक संघ के बारे में क्या चर्चा करना है उसके बारे में लिखेंगे। जो पालक शिक्षक संघ होता है वो कक्षा 12वीं तक, इसमें कई चीज लिखा हुआ है। क्या क्या चीज लिखा हुआ कक्षा 12वीं तक में, मतलब क्या क्या आ जाएगा। एक तो प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, और आपका उच्चतर माध्यमिक। ठीक, इन शब्दों को भी याद रखिएगा। प्राथमिक मतलब 5वीं तक, पूर्व माध्यमिक बोलते हैं ना तो मतलब 8वीं तक है, वो माध्यमिक नहीं है, वो क्या है 8वीं तक है। और उच्चतर माध्यमिक, उच्चतर से पहले वाला, उच्चतर क्या हो जाता है कॉलेज, है ना, तो उच्चतर से पहले वाला ये 12वीं तक। इनके लिए शिक्षक और पालक क्या बनता है, संघ बनता है। कॉलेजों में नहीं बनता है। कॉलेज में बच्चे क्या होते हैं, मैच्योर हो चुके होते हैं, वहां पर शिक्षक पालक संघ की आवश्यकता नहीं होती। तो ये ध्यान रखना है कि शिक्षक पालक संघ कहां तक बनेगा, 12वीं तक बनेगा। और अगर कभी पूछता है तो पूर्व माध्यमिक 8वीं तक को बोलते हैं और उच्चतर माध्यमिक बोलते हैं अपने 12वीं तक को। ठीक, प्रत्येक विद्यालय में होना चाहिए। कहां होना चाहिए, प्रत्येक विद्यालय में।
आवश्यक नहीं है किसी सरकारी स्कूल में बने, गवर्नमेंट सॉरी निजी स्कूलों में भी बनेगा, जहां पर भी 12वीं तक के स्कूल है उन सब में बनेगा शिक्षक। शिक्षक पालक संघ के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही जो अपन चर्चा किए, लेकिन आपको तो उद्देश्य क्या करना पड़ेगा समझना नहीं, आपको लिखना पड़ेगा और उद्देश्य को क्या करना पड़ेगा की पॉइंट में आपको देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा क्या क्या चीजें। पालक एवं शिक्षक के मध्य घनिष्ठ संबंध बनाना और सहयोग को बढ़ाना। दूसरा इसका उद्देश्य है संस्था प्रमुख शिक्षक और पालक को एक सूत्र में बांधना। लिख लीजिए फिर समझाता हूं। तीसरा उसका उद्देश्य है बालकों के पारिवारिक स्तर तथा विद्यालय के शैक्षिक स्तर को उन्नत बनाना। ठीक। और लास्ट है बालकों के सुरक्षा सहित सर्वांगीण विकास में अभिभावकों की सहायता एवं विचारों से अवगत होना। ठीक। पहला इसका है कि बालक एवं शिक्षक के मध्य घनिष्ठ संबंध बनाना, सहयोग बढ़ाना, आपस में संघ बन जाएगा इनका, तो एक साथ बैठकर क्या कर सकते हैं, वो बातचीत कर सकते हैं, जो समस्याएं उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, चाहे जो भी समस्या जाए। और समस्या किसके संदर्भ में आएगी, या तो शिक्षा के संदर्भ में आएगी, या बालक की सुरक्षा और रक्षा संबंध में आएगी, या कोई ऐसे स्तर में जिसमें बालक डर रहा है, समझ नहीं पा रहा है, होमवर्क नहीं कर पा रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक। कुल मिला के शिक्षा से संबंधित होगा और भी बालक से जुड़ा हुआ चीज, उनमें जो भी मामला आएगा उनमें क्या करेंगे, लोग सहयोग करेंगे। दूसरा कहता है कि संस्था मतलब वो विद्यालय, जिस विद्यालय में क्या है संघ है, संस्था प्रमुख का मतलब वो जो प्रिंसिपल है उनका, और शिक्षक जो वहां पर काम करते हैं, और पालक, इन सब को एक सूत्र में बांधना है। वो एक टीम बनकर काम करे, किसके लिए, शिक्षा और स्टूडेंट के लिए। सब शिक्षा के लिए काम कर रहे होते हैं और सबका लक्ष्य क्या है, स्टूडेंट को प्रशिक्षित कराना, पढ़ाना, होशियार बनाना, बुद्धिमान बनाना। तो सबके सब एक साथ मिल जब काम करेंगे, एक साथ भागीदारी निभाएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से काम होगा। तो उनको एक सूत्र में बांधना। स्तर में अंतर होगा। ठीक। फिर बोलता है कि ये कौन चाहता है, पालक चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बालक क्या है, जब 5 घंटे क्लास में है या छुट्टी के बाद जब क्लास से बाहर निकल रहा है तो उसकी सुरक्षा संबंधी क्या मानक है।
तो सुरक्षा संबंधी क्या नियम है, जब वो लोग आपस में बैठकर चर्चा करेंगे तभी तो उसको करेंगे ना कि आप 5 बजे आ जाइएगा या घंटी बजने के बाद आइएगा, या क्लास में बच्चा अंदर रहेगा जब तक आप आएंगे नहीं, जब तक आप अपना कोड नहीं दिखाएंगे, जब तक अपना आईडी नहीं दिखाएंगे, तब तक आपको बच्चे को वापस ले जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये सब सुरक्षा मानक है। साथ में उनके अभिभावकों के साथ ये विचार से अवगत कराना कि हम क्या चाहते हैं बच्चों के लिए, कोई प्रोग्राम चलाना चाहते हैं क्या, या खुद अभिभावक को चाहते हो कि आप इस तरह का प्रोग्राम करवाइए तो बच्चा सीखेगा। ये अभिभावक भी तो कभी ना कभी स्टूडेंट तो रहे हैं ना, तो वो तो जानते हैं कि मेरा बच्चा कैसे सीखता है, कैसे जानता है। तो दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे का विचार आदान प्रदान करेंगे और बच्चे को कैसे सिखाया जाए, इसका मेन उद्देश्य ही है, कोई बड़ा चीज नहीं है इसमें। ठीक, अब इसके लिए संघ बनता क्या है, गठन कैसे होता है वो देख लीजिए। जो शिक्षक पालक संघ होता है उसका कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक विद्यालय में 1 साल के लिए क्या बनेगा, शिक्षक अभिभावक संघ का निर्माण होगा या शिक्षक पालक संघ का क्या होगा, निर्माण होगा। इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं, सदस्य को ध्यान रखिएगा, शायद पूछ सकता है कितने कितने सदस्य हो सकते हैं। तो 2 शिक्षक जो है ये संस्था प्रमुख द्वारा नामित होते हैं। दो शिक्षक क्या होंगे, संस्था प्रमुख, मतलब जो भी प्रिंसिपल होगा वो 2 टीचर को, जो एक्टिव टीचर होंगे, जो इस क्षेत्र में हिस्सा लेना चाहते होंगे, उन टीचरों को क्या कर दिया जाएगा, 2 टीचर को शामिल कर दिया जाएगा। 4 जो है अभिभावकों के प्रतिनिधि होंगे। सारे अभिभावक इस संघ में नहीं होते, ठीक है। टीचर पेरेंट्स मीटिंग में क्या होता है, सारे लोग बैठते हैं, लेकिन जो संघ बनेगा उसमें सिर्फ अंतर यह है कि अभिभावकों की तरफ से, भाई 100 बच्चे हैं, वहां हजारों बच्चे होंगे, तो हजारों बच्चों के माता पिता तो एक साथ आ नहीं सकते, तो उनमें से कोई 4 लोग, जितने भी अभिभावक है उनमें से कोई 4 लोग, और इनका चुनाव अभिभावक स्वयं करेंगे कि मेरी तरफ से शर्मा जी जाएंगे, मेरी तरफ से वर्मा जी जाएंगे, ये लोग 4 लोग रहेंगे जो हम लोगों को क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। और बाकी लोग जो शिक्षक अभिभावक हैं अपने प्रतिनिधियों से बात करके बताएंगे कि कैसा होना चाहिए, क्या व्यवस्था होना चाहिए स्कूल में, क्या नहीं होना चाहिए, पेयजल क्या है, सुविधा क्या है, पढ़ाई लिखाई कैसा तरीका होना चाहिए, ये दिक्कत आ रहा है। तो 4 किसके प्रतिनिधि होंगे, अपने अभिभावकों के प्रतिनिधि होंगे, जो अभिभावक द्वारा चुने जाएंगे, अभिभावकों द्वारा चुने जाएंगे। एक खुद कौन रहेगा, संस्था प्रमुख। एक सदस्य जो है संभागीय संचालक द्वारा मनोनीत व्यक्ति होगा। संभागीय संचालक कहने का मतलब है शिक्षा विभाग में जो संभागा आयुक्त होंगे वो एक व्यक्ति को क्या करेंगे, नामांकित करेंगे। किसी भी एक व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, नामांकित कर सकते हैं। जनरली ये संभागा संचालक द्वारा जो होता है ना, वो जिला में एक ही व्यक्ति होता है, और सभी भी स्कूल का क्या होता है, सभी स्कूलों में समन्वयक के रूप में होगा या किस रूप में होगा, वो सभी जगह सदस्य के रूप में उसका नाम नामांकित रहता है। ठीक, जो संभागा नियुक्त करेगा वो जिले में एक ही होता है होने के लिए, लेकिन वो हर स्कूल में क्या हो सकता है, सदस्य के रूप में उसका नाम नामांकित रहता है। ठीक, ये इसका है सरकारी स्कूल का। सरकारी स्कूल में ये स्ट्रक्चर रहेगा। अगर स्कूल क्या है, निजी है, स्कूल क्या है, निजी स्कूल हो, तब क्या होगा, ये स्ट्रक्चर तो रहेगा ही रहेगा, ये स्ट्रक्चर तो रहना ही रहना है। आपको बता दूं, इसमें जो है सरकारी समिति का जो सभापति होगा वह सदस्य के रूप में नियुक्त होगा।
मतलब समझ रहे हैं? इस समिति में 2 4 2 6 1 7 1 8 8 सदस्य हुए। 8 सदस्यों ने मिलकर अपना क्या चुन लिया? एक अध्यक्ष चुन लिया। ठीक, इस समिति में भी ये 8 सदस्य होंगे, लेकिन ये अध्यक्ष जो है ये भी सदस्य के रूप में यहाँ क्या रहेगा। मतलब निजी स्कूलों में 9 सदस्य हो जाते हैं और सरकारी स्कूलों में कितने सदस्य हो जाते हैं? 8 सदस्य हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि ये क्या करता है, जो शिक्षा प्रशासन है वो शिक्षा प्रशासन के सही तरीकों के नियमों को, मूल्यों को, जो मान्यताएं हैं उनको या प्रबंध है उनको क्या करता है, आपका अच्छी तरीके से जानता है। तो इसकी वजह से ये समिति में किस समिति में शामिल हो जाएंगे? सभापति के रूप में शामिल हो जाएगा, या जो इस समिति का सभापति होगा वो सदस्य के रूप में शामिल होगा, या सभापति के रूप में शामिल नहीं होगा। अब ये सदस्य के रूप में शामिल होगा, ये लोग अपने एक अध्यक्ष अलग चुनेंगे, आपस में चुन सकते हैं। अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, अभिभावक का भी प्रतिनिधि अध्यक्ष हो सकता है, या सरकारी प्रतिनिधि क्या हो सकता है? अध्यक्ष हो सकता है। अध्यक्ष सिर्फ कौन नहीं हो सकता है? ये वाला, हाँ, संभागायुक्त वाला जो मनोनीत व्यक्ति होगा ये अध्यक्ष नहीं होता है। और अध्यक्ष इससे नहीं होता है क्योंकि ये सभी स्कूलों का क्या है? सदस्य है। उस जिले में सभी स्कूलों का क्या है? सदस्य होने की वजह से वो अध्यक्ष पद को क्या अगर अध्यक्ष कर रखेगा तो हर बार रहना पड़ेगा उसको, और ये व्यक्ति हर बार रह नहीं पाता है। कोई बात जरूरी नहीं कि हर बार रहे, क्योंकि हर जिले को इसको मैनेज करना होता है। ठीक, तो क्या क्या याद रखना है आपको? शिक्षक पालक संघ, कोई दिक्कत हो रहा है वीडियो देखने में? एक बताता हूं, श्याम कृष्णा तिवारी, कोई दिक्कत हो रहा है आपको क्लास देखने में? अभी ठीक है वीडियो की, अभी ठीक बफरिंग हो ही रहा है, वो आपके नेटवर्क का होगा, इधर तो वाईफाई लगा हुआ है। दामिनी, छाया, जिग्नेश, सुदीप्ति, यशवंती, कोई दिक्कत हो रहा है पढ़ाई में? नो सर, ठीक। तो शिक्षक पालक संघ का कार्यकाल एक था, क्या पूछ रही थी आप? संस्था प्रमुख अध्यक्ष हो सकता है, बिल्कुल। संस्था प्रमुख क्या कर सकता है, क्योंकि उसी संस्था में रहता हो तो अध्यक्ष। और जनरली मैं आपको बताऊं, संस्था प्रमुख ही अध्यक्ष बनता है, क्योंकि एक तो क्या है, सम्मान वाला आदमी है। तो हाँ बताता हूँ, ठीक है। पहले सरकारी स्कूल में क्या होता है, कार्यकाल 1 वर्ष का होगा सरकारी स्कूल का, जिसमें 2 शिक्षक कैसे होंगे? संस्था प्रमुख, जो भी स्कूल होगा उसका जो प्रिंसिपल होगा, इसका जो प्राचार्य होगा, वो क्या करेगा? 2 सदस्यों को नियुक्त करेगा। फिर 4 ऐसे प्रतिनिधि होंगे जो अभिभावक से चुनकर आएंगे, और एक खुद संस्था प्रमुख खुद होता है। मतलब स्कूल से कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य हो गए, 2 टीचर और 1 संस्था प्रमुख, 4 अभिभावक हो गए, और 1 संभाग आयुक्त संचालक जो होगा उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति होगा, जो जिले में एक ही होता है लेकिन हर स्कूलों का सदस्य के रूप में नामित होगा। ठीक, ये कितने सदस्य हो गए? 8 सदस्य हो गए। अगर ये सरकारी स्कूल, निजी स्कूल है मान लीजिए, जो सरकारी समिति माने इस समिति का जो भी अध्यक्ष होगा वो इस समिति का क्या बन जाएगा? सदस्य बन जाएगा। वो समिति किस रूप में काम करेगा? सदस्य के रूप में होगा। इसका अध्यक्ष भी हो सकता है या सभापति, जो भी कह सकते हैं आप इसको, अध्यक्ष या सभापति। वो क्या होगा? इस जो निजी समिति होगी, निजी समिति का क्या होगा? वो सदस्य के रूप में काम करेगा, अध्यक्ष के रूप में नहीं। यहाँ एक अलग अध्यक्ष बनेगा, अध्यक्ष यहाँ क्या बनेगा? अलग बनेगा। ठीक है, क्लियर है? जिनमें से प्राइवेट स्कूल में क्या होगा? 1-2 शिक्षक संस्था प्रमुख द्वारा वहां पर भी मनोनीत होंगे, और अभिभावक से 4 प्रतिनिधि होंगे, वहां का भी संस्था प्रमुख होगा। जो संभागीय संचालक है उसके द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति होगा, और इस समिति का जो भी अध्यक्ष है, इस समिति का जो भी अध्यक्ष है वो कहां चला आ जाएगा? इस सदस्य के रूप में होगा, क्योंकि उसको प्रशासनिक कार्रवाई का अच्छा जानकारी है। उसका प्रशासनिक कार्रवाई का क्या है? अच्छा जानकारी है, इसलिए वो क्या करेगा? निजी स्कूल में आएगा। और साथ में निजी स्कूलों के लिए नियंत्रण भी जरूरी है। निजी स्कूलों में क्या चाहिए? उनको नियंत्रण भी करना जरूरी है। इसलिए सरकारी वाले जो समिति है, उस समिति के सदस्य के रूप अध्यक्ष जो होगा या सभापति जो होगा, वो निजी स्कूल का क्या होगा? सदस्य के रूप में काम करेगा, सदस्य के रूप में काम करेगा। हो सकता है अध्यक्ष बन सकता है वो, अगर सब लोग मिलकर चाहे तो अध्यक्ष भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि मना है उसके लिए कि अध्यक्ष नहीं बनेगा, लेकिन वो सदस्य के रूप में शामिल होगा।
और सदस्यों में ही एक अध्यक्ष बन रहा है। अध्यक्ष अलग से ट्रेनिंग हो रहा है, अध्यक्ष का अलग से चुनाव नहीं हो रहा है, और एक एक साल के लिए होगा। शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के कितने महीने बाद है? 1 माह के भीतर। ये कब गठित हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर। मतलब आपके 15 जून से शुरू होता है शिक्षा सत्र, 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक। ठीक है, शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के 1 माह के अंदर यह संघ बन जाना चाहिए। ठीक, 15 जून से शिक्षण सत्र शुरू होता है हमारा, 15 जून से शुरू होता है ना? कब से होता है? गुरु जी लोग से पूछिए कब से शुरू होता है, बता देंगे। 16 जून से शुरू हो रहा है, 16 जून लिख लीजिएगा। मतलब जून का जो है सेकेंड वीक जो होगा उसी वीक में शुरू होता है, तो उसके 1 महीने के अंदर में एकदम फिक्स डेट तो है नहीं, तो आप बता सकते हैं कि 1 माह के अंदर जब भी शिक्षण सत्र प्रारंभ हो वो चालू हो जाएगा। क्लियर इधर जिग्नेश? हाँ, 2-3 चीजें और ध्यान रखनी है कि ये शिक्षक संघ तो बन गया, लेकिन मान लीजिए कि वो शिक्षा जो संस्था है वो कन्याशाला हो, ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? उसके थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि अगर कन्याशाला है तो सिस्टम वही रहेगा। ठीक है, जैसा संस्था प्रमुख है, जितने सदस्य होंगे, लेकिन संभव हो अगर तो महिलाओं को क्या मिलनी चाहिए? प्राथमिकता। ठीक, अगर संभव हो तो क्या क्या कर देना चाहिए? महिलाओं को प्राथमिकता दे देनी चाहिए। महिलाएं जो है इस शिक्षा के समिति में शामिल हो सकती है अगर संभव हो सके तो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, महिलाएं शामिल नहीं हो पा रही हैं, महिलाओं की संख्या कम हो रही है, तो ऐसी कंडीशन पर क्या हो सकता है? महिला न हो तब किसी वयोवृद्ध व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है। वयोवृद्ध समझते हैं ना? है सीनियर सिटीजन, 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को इसमें क्या किया जा सकता है? शामिल किया जा सकता है। ठीक, तो महिलाओं के लिए क्या कंडीशन है? हो सके तो महिला, और ना हो सके तो वयोवृद्ध व्यक्ति। किसी युवा व्यक्ति को यहाँ शामिल नहीं करना है। समिति में किसको क्या नहीं करना है? संस्था प्रमुख वगैरह रहेंगे, ऐसा नहीं कि संस्था प्रमुख वगैरह नहीं रहेंगे, शिक्षक नहीं रहेंगे। तो कन्याशाला तो निश्चित तौर पर महिला तो होंगी, वहां कोई ना कोई मैडम तो होंगी, तो मैडम लोगों को क्या करना है? शामिल करना है। और अगर बाहर से किसी को बुलाना पड़ जाए या किसी व्यक्ति को ऐसा रखना पड़ रहा है तो किसी वयोवृद्ध व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, सिवाय किसको छोड़कर? संभागा आयुक्त द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति होता है उसको छोड़कर। ठीक, वो तो कैसा होता है? जैसे प्रशासन ने तय किया जिला भर के लोगों के लिए एक ही आदमी बना दिया गया है, तो वो वयोवृद्ध होगा ये जरूरी नहीं, क्योंकि रिटायरमेंट की बात थोड़ी ना आएगा। वो महिला हो सकती है, वो क्या हो सकती है? किसी महिला को दे सकते हैं। तो अगर महिला है तो किसी आपका बालक वाले स्कूल में भी जा सकती है और कन्या वाले स्कूल में तो आ ही सकती है। ठीक, सचिव जो होगा इसका अनिवार्य रूप से कौन होगा? संस्था प्रमुख। अच्छा, आप पूछ रहे संस्था प्रमुख, गलत बता दिया मैं, क्योंकि सचिव के रूप में अगर ये काम कर रहा है तो अध्यक्ष नहीं बन सकता है। ये संस्था प्रमुख ही सचिव के रूप में होगा। क्यों? कारण बता दे रहा हूं। संस्था प्रमुख सचिव के रूप में इसलिए काम करेगा क्योंकि लेखा प्रशिक्षण काम किसको प्राप्त है? इसी को प्राप्त है। लिखने पढ़ने का काम किसको पता है? इसी को पता है कि किस फॉर्मेट में प्रस्ताव बनाना है, किस फॉर्मेट में कुछ अगर प्रस्ताव पारित होता है तो कैसे लिखना है, कहाँ हस्ताक्षर लेना है। तो लिखने पढ़ने का काम किसके पास रहेगा? संस्था प्रमुख के पास। ये अनिवार्य रूप से क्या रहेगा? सचिव ही रहेगा। अध्यक्ष बता चुका हूं। अध्यक्ष क्या रहेगा? सदस्यों में से निर्वाचित होगा। इनकी जो बैठक है वर्ष में
कम से कम 2 बार अवश्य होगी। ठीक, ये जो शिक्षा संगठन बना है, शिक्षक पालक संघ बना है, कम से कम 2 बैठक अनिवार्य करेंगे साल भर में, और अधिक से अधिक जितना चाहे कर सकते हैं। जब भी इनको आवश्यकता हो तो क्या कर सकते हैं, ये बैठक कर सकते हैं। अधिक से अधिक बहुत ज्यादा कर सकते हैं, कम से कम क्या करेंगे 2 महीना, मतलब 6 महीने में एक बार तो जरूर करेंगे, क्योंकि साल भर के लिए क्या बना हुआ है, संघ बना हुआ है, तो 6 महीने में क्या कर सकते हैं, 2 बार अवश्य रूप से करेंगे। परंतु कोई 4 सदस्य अगर लिखित रूप से दें तब बैठक जो है तत्काल हो सकती है। कोई भी 4 सदस्य तय कर लें कि नहीं भाई, मांग कर रहे हो कि नहीं बैठक अनिवार्य है, बैठक किया जाए, जरूरी हो गया है बैठक करना, तो क्या किया सकता है, अध्यक्ष जो है तत्काल क्या कर सकता है, बैठक बुला लेगा। ठीक, लेकिन 4 सदस्य कम से कम मांग होना चाहिए, है ना। और निजी क्षेत्र में कितने सदस्य होते हैं, 9 सदस्य, और सरकारी क्षेत्र में कितने सदस्य, 8 सदस्य। ठीक, ये शिक्षक पालक संघ है। काम क्या है इन लोगों का, क्या काम है, जानते हो सब काम आप लोग। कार्य, पहला कार्य है व्यक्तिगत और सामूहिक समस्या का समाधान। व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्या का समाधान। व्यक्तिगत और सामूहिक समस्या का समाधान हो सकता है टीचर को व्यक्तिगत समस्या हो सकता है पालक को व्यक्तिगत समस्या हो, दोनों को हो सकता है, या सारे टीचर संघ को सामूहिक रूप से समस्या हो, या शिक्षक पूरे पालक संघ को क्या हो, सामूहिक रूप से समस्या हो। दोनों को अलग अलग समस्याएं भी हो सकती हैं। तो उन समस्या, जो भी समस्या है, छोटे बड़े, पढ़ाई संबंधी, शिक्षा संबंधी, प्रशासन संबंधी, व्यवस्था संबंधी, सब, तो जो भी व्यवस्थाएं, उनको बारे में जो भी निर्णय समस्या होगा, उनके बारे में लोग क्या करेंगे, मिलकर चर्चा कर लेंगे। दूसरा, छात्रों और संस्था के क्रियाकलाप में, छात्रों एवं संस्था के क्रियाकलाप में, छात्रों और संस्था के क्रियाकलाप में परस्पर रुचि पैदा करना। परस्पर क्या करनी है, रुचि पैदा करना है। किसके किसके, छात्रों और संस्था के। संस्था में कौन लोग हो रहे हैं, टीचर हैं, अकर्मण्य हो जाएंगे, मन नहीं लग रहा है पढ़ाने में बच्चों को, तो ऐसी स्थिति में उनको प्रोत्साहित भी तो करना है, पुरस्कार देंगे, सम्मान करेंगे, तब ना वो प्रोत्साहित हो पाएगा। और दूसरा, छात्र को भी क्या करना पड़ेगा, निरस्त न होने पाए, हंसी खेल के साथ कैसे पढ़ाया जाए, खेल खेल में कैसे पढ़ाया जाए, कैसे पुरस्कार दिया जाए, तब ना वो उत्साहित होने लगेगा। तो उसके संबंध में क्या करना है, रुचि पैदा करना है। तो उसके लिए प्लानिंग बनाना है, उनके लिए क्या करना है, प्लानिंग बनाना है। और उनका प्लानिंग में कौन कौन सी चीज शामिल है, जैसे छात्रों की गृह स्थिति, और क्या है, मनोवृत्ति, पालक का व्यवहार, और पाठ्य सामग्री एवं प्रशिक्षण। भाई रुचि कैसे पता चलेगा, रुचि ऐसे पता चलता है, जैसे इसे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन आप ध्यान रख दिए होंगे इस चीज को, कि जैसे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है उसी तरीके खाने में रुचि होती है। ठीक है, खाना पीना हमारा कैसा पारिवारिक आधार पर चलता है, उसी तरह जिस घर में संगीत का बड़ा प्रचलन है, गाने वाने का प्रोग्राम रहता है, तो उसके घर में बच्चे भी संगीत से जुड़े रहते हैं। पढ़ने पढ़ाने का प्रोग्राम है, कविता होता है लिखने का, तो कविता वगैरह लिख रहे होते हैं। कानूनी माहौल है, सब वहां वकील है, तो बच्चा अपने आप कानून सीखते जाता है।
ठीक है। तो माहौल के आधार पर, तो बच्चों की कैसे गृह स्थिति कैसी है ये जानना जरूरी है। उस आधार पर उसकी रुचि विकसित होगी। फिर उसकी मनोवृत्ति क्या है, किन्हीं भी चीजों को, किन्हीं भी विषयों को कैसे लेता है वो। किसी विषय में उसकी रुचि होगी, किसी विषय में उसकी बिल्कुल रुचि नहीं होगी। उसकी मनोवृत्ति क्या है इस बात को समझना। साथ में बालक का व्यवहार क्या है, बालक कैसे व्यवहार करते हैं बालक के साथ, अच्छा व्यवहार। क्लोरोप्लास्ट होता है, हरे कलर का होता है, ये तंतु होता है, ये रंध्र होते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण में आप जाओगे और बच्चों को दिखाओगे कि ये देखो ऐसा पत्ती होता है, ये पेड़ होता है, ऐसे ऑक्सीजन बनता है, यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है, बच्चे के दिमाग में तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे आपने वो भी 10वीं 9वीं 10वीं में एक हाइड्रिला का पौधा लेते हैं, काट कर आप उसमें क्या करते हो, बीकर में डालते हो, बीकर में डालने के बाद थोड़ी देर से पानी डालते हो, गर्म करते हो, उसमें से बुलबुले निकलते हैं, तब तुमको आपको पता चलता है कि इसमें से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकल रहा है। ऐसा प्रयोग करके जब आप दिखाओगे तो बच्चा क्या करेगा, तो ये पाठ्य सामग्री का निर्माण जो हो रहा है और उनका प्रशिक्षण जो मिल रहा है कैसे देना है, ये कौन तय करेगा, शिक्षक बालक संघ तय करेंगे। कैसे बच्चों को, ये समय समय पर वो लोग इस बात का जिक्र करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। और उस आधार पर बच्चे की मनोवृत्ति के आधार पर, बच्चे के किस आधार पर, मनोवृत्ति के आधार पर, उसकी मनोवृत्ति कैसी है। ठीक। और काम क्या है आपको इनका, विद्यालय समुदाय को संयुक्त रूप से साथ साथ लाना। हमने कल भी पढ़ा था इस बीच को कि विद्यालय और समुदाय को साथ साथ कैसे विद्यालय के नजदीक जाया जाए और कैसे समुदाय के, जो लोग इसका वीडियो, कल वाला वीडियो नहीं देखे वो लोग वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। विद्यालय और समुदाय का कैसे साथ साथ लाया जाए, क्योंकि विद्यालय और समुदाय का घनिष्ठ संबंध होता है। विद्यालय से सीखे हुए व्यक्ति समुदाय में आते हैं और समुदाय से सीखा हुआ व्यक्ति कहाँ जाता है, विद्यालय में जाता है। तो विद्यालय और समुदाय को जब साथ साथ लेकर आएंगे, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं लोग, एक दूसरे चीजों को सीख रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा तो समुदाय में भी जाता है, आधा समय समुदाय में बिताता है, आधा विद्यालय में बिताता है, तो सिखाने का दायित्व तो दोनों का है ना। तो दोनों को साथ साथ बैठाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रयास किया जाता है। और अंतिम है शिक्षक एवं पालक में सद्भावना। एवं विश्वास का विकास। जो अपने बच्चों को, जिनके पास पढ़ने के लिए छोड़ रहे हैं, छोटे बच्चों को, उनके ऊपर भरोसा होना जरूरी है कि नहीं, है ना, उन पर भी भरोसा हो, और जिनके बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनको भी भरोसा रहे कम से कम कि हमारा बच्चा वहां सुरक्षित है। तो दोनों एक दूसरे पर अगर भरोसा करेंगे तभी क्या पढ़ पाएगा, बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। भरोसा नहीं रहेगा तो हम भी बच्चे को बचा के रखते रहेंगे, और शिक्षक भी डर डर के पढ़ाएगा, स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ा पाएगा। तो जब उसको अधिकार नहीं मिल पाएंगे, एक दूसरे के ऊपर जब भरोसा रहता है, तब वो आदमी क्या करता है, अधिकारपूर्ण तरीके से पढ़ा पाता है, और सामने वाला भी अधिकारपूर्ण तरीके से क्या कर पाता है, बिना डरे भेज रहा होता है। नहीं तो पूरा ध्यान कहाँ रहेगा, उसका स्कूल में रहेगा। और शिक्षक भी सोच रहा होगा कि मैं इसको एक झापड़ मारूं कि ना मारूं, पता नहीं घर में जाके बता देगा, पता नहीं इसके पिताजी क्या होंगे, गुंडे होंगे और आ जाएंगे बंदूक लेकर या डंडा लेकर आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में वो डर डर के पढ़ाएगा। तो जब उनके बीच में विश्वास बहाली होगी, जब एक दूसरे के साथ भरोसा, जब आप साथ में बैठेंगे तब चाय नाश्ता करेंगे, समोसा वोसा खाएंगे, तो उनको लगेगा नहीं चलो भाई ठीक कर रहे हैं, आपस में अच्छा आदमी है वो, व्यवहार भी एक दूसरे का समझ में आएगा, नहीं आज बच्चों को तो अच्छे से पढ़ाता है। ठीक। तो फिर उनसे क्या होगा, जब बैठक करेंगे तभी तो पता चल पाएगा ना कि आदमी अच्छा है, बुरा है, सही टीचर है कि नहीं है। ठीक। हाँ, ठीक, इतने ही बस, इसका कार्य हो गया खत्म। तो क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, ये ध्यान रखना है कि अभिभावक और प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर में 12वीं तक के बच्चों के लिए क्या संघ होता है, और इसका उद्देश्य है कि इनके संबंध को घनिष्ठ बनाना है, एक दूसरे को समझना है, और क्या करना है, इनका पारिवारिक स्थिति को समझना है, सुरक्षा और सर्वांगीण विकास करना है। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, हर साल बनता है,
एक माह के अंदर, शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के 1 माह के अंदर बन जाता है। 2 व्यक्ति किससे होंगे? आपका जो संस्था प्रमुख होगा उसके द्वारा नामांकित होंगे। 4 सदस्य कहाँ से आएंगे? अभिभावक संघ से आएंगे। एक व्यक्ति कहाँ से आएगा? खुद संस्था प्रमुख हो जाएगा। एक व्यक्ति जो है संभाग आयुक्त जो होगा, संचालक होगा, उसके द्वारा नियुक्त होगा। ये लोग अपना अध्यक्ष सदस्य बन सकते हैं। और अगर निजी स्कूल है तो जो इस समिति का, सरकारी समिति का अध्यक्ष है, वो वहां का सदस्य के रूप में काम करेगा। कन्याशाला है तो किसी महिला को दिया जाएगा, महिला को स्थान दिया जाएगा। अगर महिला नहीं मिल पाती है तो कोई वयोवृद्ध व्यक्ति होगा, इसलिए उनको बनाया जाएगा। ठीक। और सदस्यों का क्या किया जाएगा कि कम से कम 2 बैठक साल में अवश्य रूप से करेंगे। ठीक है। और अगर 4 सदस्य बोल देते हैं कि सदस्य अध्यक्षों को कि बैठक बुलाना है, तो वो बैठक बुलाया जाएगा, तत्काल बुला लिया जाएगा। ठीक। कार्य इनका क्या है? सामूहिक व्यक्तिगत सारी समस्या का समाधान करना, विश्वास बहाली करना, पारिवारिक स्थिति को जानना समझना, और क्या करना था इनका, उसकी गृह स्थिति को, मनोवृत्ति को, है ना, इन सब चीजों को जानना। ये प्रमुख चीज थे। कार्य क्षेत्र किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, वो कार्य क्षेत्र एक बार लिख लीजिए आप। क्षेत्र यही है, शिक्षा का क्षेत्र ही है, लेकिन शिक्षा के भी कुछ अलग अलग क्षेत्र बटे हुए। कार्य क्षेत्र, शिक्षक पालक संघ के कार्य क्षेत्र। देखो आपके सिलेबस में यही बस लिखा हुआ शिक्षक पालक संघ। तो शिक्षक पालक संघ का लगभग पूरी टॉपिक अपन को कवर करना है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ शिक्षक पालक संघ पढ़ लिया और छोड़ दिया। इसलिए कार्य भी पढ़ रहे हैं, उद्देश्य भी पढ़ रहे हैं, कार्य क्षेत्र भी पढ़ रहे हैं। ठीक। कार्य क्षेत्र का पहला क्षेत्र इनका है गृह कार्य। गृह कार्य मतलब समझ गए? होमवर्क। ठीक है। गुरुजी पूछेंगे कि बच्चा होमवर्क घर में क्यों नहीं करता है, आप क्या नहीं बैठाते उसको काम वहां पर, पढ़ने का टाइम टेबल क्या है, और इसकी किसकी जिम्मेदारी होगी? पालक की भी जिम्मेदारी होगी कि बच्चा गृह कार्य को कंप्लीट करे। वर्तमान में ऐसा सिस्टम बन गया है कि गृह कार्य, सारा गृह कार्य कौन कर रहा होता है? माता पिता कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना है, लेकिन गृह कार्य तो करके देना है। तो प्रोजेक्ट बना दिया गया और उस प्रोजेक्ट को फॉर्म कौन भर रहा है? पत्ती उत्ती ला के पिताजी चिपका रहे हैं कि किसी तरीके से पूरा किया, क्योंकि बच्चा रो रो के दहाड़ मार रहा है कि अगर आप नहीं करवाओगे तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसा होता है ना। तो एक जिम्मेदारी किसकी है? पालक की जिम्मेदारी होती है कि गृह कार्य समय पर पूरा कर पाए, हो समझ पाए। तो अब लेकिन जिससे आप लोगों को बीएड में समझाया गया होगा कि बच्चे को सिर्फ करवाना, गृह कार्य करवाने से समझ में नहीं आता है। गृह कार्य करवाने के साथ साथ में उसी से करवाना है, और साथ गृह कार्य फादर को या माता पिता को हिस्सा नहीं लेना। ठीक है। बच्चे से ही करवाइए, लेकिन आप सामने बैठ जाइए। कोई रंगीन किताब चिपकाना है या कोई पत्ती चिपकाना है या फोटो बनाना है, आप बैठिए, जैसा भी बनाए उसी को बनाने दीजिए, उसी को करने दीजिए। चाहे गलत करे चाहे सही करे, आप इंस्ट्रक्शन उसको दे सकते हैं, लेकिन करना उसी को। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा है मध्याह्न भोजन एवं पोषण। ठीक। मध्याह्न भोजन और पोषण के कहने का मतलब यह है मध्याह्न भोजन टाइमिंग से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अचार पापड़ मिल रहा है कि नहीं, दाल वाल ठीक ठाक है कि नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा नजर रखें, क्योंकि वो बच्चे को खाता है, उनका ही बच्चा तो खाता है, माता पिता के बच्चे जाके खाते हैं। और ये भी इस बात का भी ध्यान रखें उसको सही पोषण मिल पा रहा है कि नहीं। शिक्षक इस बात का ध्यान रखें, जो समिति में जो लोग हैं वो लोग भी इस बात का ध्यान रखें, सही तरीके से संचालित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ठीक। तो इन चीजों को फिर क्या करना है? चर्चा करना है। फिर तीसरा है छात्र अनुशासन। ठीक। छात्र अनुशासन पर बात करना है। बच्चा बीच बीच में क्या हो सकता है? गुस्सा हो सकता है और पीट रहा है, दूसरे स्टूडेंट को पीट दे रहा है, उसका हाथ पर मुंह तोड़कर घर जा रहे हैं, दूसरे माँ बाप चिल्ला रहे हैं बेचारे, दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं कि ये आदमी इसको पीट दिया। पीट देने के बाद अब वो अनुशासन में रहे, टीचर उसको अनुशासन में रखें, बच्चे के माता पिता भी उसको डांटे कि क्यों मार कर आया, क्यों वो करके आया। ये नहीं कि अपने बच्चे का ही पक्ष लेते रहे। जनरली माता पिता अपने बच्चे का पक्ष ले लेते हैं कि इसने गलती नहीं किया होगा, पहले उसने किया होगा, ऐसा वाला सवाल आता है ना। लेकिन फिर भी दोनों को अनुशासन बनाकर रखना है। दोनों एक समिति इस बात को निर्धारित करेगी कि जो शिक्षक है वो और जो अभिभावक है वो दोनों मिलकर दोनों को सामने बैठाएंगे, दोनों के बच्चों को सामने बैठाएंगे और दोनों कहेंगे कि नहीं भाई बच्चों के चक्कर में आप दोनों मत लड़ो, है ना।
बच्चे को समझाएंगे कि नहीं भाई शांत रहा करो, तुम लोग तो दोस्त हो यार, हाथ आप मिलवाएंगे उन लोगों का, और क्या है इसमें। नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा, उस दिन बताया था मैं कि नैतिक चीज और धार्मिक चीज में अंतर होता है। जनरली हम लोग एक ही समझ लेते हैं, लेकिन नैतिक और धार्मिक में अंतर होता है। नैतिक चीजों को कितना सिखाना है, स्टूडेंट को भी ये कहा जाएगा, सॉरी शिक्षकों को भी ये कहा जाएगा कि नैतिक शिक्षा यहाँ सिखाइए, क्योंकि घर में बच्चा जो है जाकर अपने पिताजी को गाली दे रहा है, ठीक है, अपने पिताजी से बहस कर रहा है, तो आप सिखाओगे तो ज्यादा समझेगा। सत्य ऐसा होता है ना कि गुरुजी जब सिखाते हैं किसी चीज को, बच्चा अच्छे तरीके से करता है, और माँ बाप किसी चीज को सिखाते हैं तो बच्चा आराम से लेता है, उसको रिलैक्स मोड में लेता है, ज्यादा समझता नहीं, क्योंकि माँ बाप पहले से सिर में चढ़ा के बैठे रहते हैं। तो नैतिक शिक्षा कहाँ सिखाएगा, वो माँ बाप के पास भी सीखेगा, दादा दादी की इज्जत करना चाहिए, माता पिता की इज्जत करना चाहिए, घर के बड़ों की इज्जत करना चाहिए। और धार्मिक शिक्षा के बारे में कौन बताएगा, शिक्षक नहीं बताएंगे, ये बताएंगे कौन, अभिभावक बताएंगे कि इस स्तर तक का धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक शिक्षा क्या है, प्रतिबंध है। तो धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध है, लेकिन समुदाय के जो लोग किस स्तर तक धार्मिक शिक्षा देना है, किस स्तर तक उनको जाकर बताना है कि धर्म के आधार पर भेदभाव पैदा ना होने पाए, तो टीचर उसको डिसाइड नहीं करेगा, कौन करेगा डिसाइड, समुदाय डिसाइड करेगा। तो समुदाय के हिस्से वो लोग, शिक्षक पालक संघ समुदाय का हिस्सा हो गए ना, वो लोग बताएंगे कि किस स्तर तक धार्मिक शिक्षा देना है। तो धार्मिक और नैतिक शिक्षा का जो स्तर है क्या होना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। फिर विद्यालय विकास योजना निर्माण, और बोलता है सुधार, विद्यालय सुधार योजना निर्माण। ये वाला जो है ना, ये भौतिक है, भौतिक मतलब समझते हैं, और ये जो है अभौतिक है। देखिए, विद्यालय के विकास के लिए योजना निर्माण, बाउंड्री करवाना है क्या, पेड़ पौधे उसमें लगवाने हैं क्या, है ना, और क्या छप्पर टूट रहा है, छप्पर को सुधरवाना है क्या, टाट पट्टी नहीं है तो टाट पट्टी मंगाना है क्या, क्या ब्लैक बोर्ड अच्छे से लगवा दिया जाए, व्हाइट बोर्ड लगवा दिया जाए, कौन कौन सी संरचनात्मक सुविधा, मतलब फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से क्या क्या सुविधाएं चाहिए, एसी लगवा दें क्या, कूलर लगवा दें क्या, पंखा लगवा दें क्या, इनके संदर्भ में बात करना। ठीक, तो विद्यालय के विकास से संबंधित जो योजना बनेगा उसमें, फिर विद्यालय के सुधार संबंधी योजना, कोई टेक्निक में कोई बदलाव करना है, कोई डिजिटल वाला फॉर्मेट में लगा कर देना है, कोई बच्चों को हंसा खिला के पढ़वाना है, खेल खेल में पढ़ाना है, खेल का कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, खेल के लिए कौन कौन से पीरियड चल रहे हैं, इनमें सुधार संबंधी गुंजाइश है। तो शिक्षा के पैटर्न में अगर बदलाव करना है तो किसमें क्या करेंगे, सुधार योजना में आ जाएगा। और विद्यालय के भौतिक में अगर स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करना है तो विकास में आ जाएगा। ये दोनों कौन करेगी, शिक्षक पालक संघ समिति क्या क्या आवश्यकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि विद्यालय के पास फंड नहीं होता है, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप विद्यालय को उन्नयन तो करना है, तो स्वयं सहायता के माध्यम से क्या किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। या कलेक्ट करेंगे, कौन कलेक्ट करेगा, अपना जो समुदाय के जो सदस्य हैं, क्योंकि उनके बालक ही तो पढ़ते हैं वहां पर, तो वहां पर पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं, पानी पियेंगे कि नहीं, फिर बालक के पास नहीं बैठने की व्यवस्था की, जमीन पर तो नहीं बैठ रहे हैं, गर्मी लग रही तो कूलर पंखा कुछ और व्यवस्था बनवा दी, ये सारी चीज। फिर 7वां है आर्थिक दृष्टि से कमजोर, आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्रों हेतु शुल्क माफी, वस्त्र एवं भोजन। ठीक, अब समुदाय में तो हर तरह के लोग होते हैं, कई ऐसे बालक होंगे, कैसे बालक होंगे जिनके माता पिता नहीं है, चल बसे किसी की दूसरे किसी पालक के भरोसे या किसी व्यक्ति के भरोसे क्या कर रहे हैं, अपना जीवन काट रहे होते हैं। ऐसे कंडीशन पर उनको क्या चाहिए, या हो सकता है निःशक्त जन किसी विकलांग का क्या हो, पुत्र हो या बेटा हो या बेटी हो, ऐसे कंडीशन में आय के स्रोत तो उसके पास है नहीं, लेकिन शिक्षा का अधिकार उसके पास भी तो है, पढ़ने का अधिकार तो उसके पास भी, वो भी तो पढ़ना चाहता है। तो ऐसे कंडीशन पर उसको क्या सुविधाएं दी जाए, तो एक तो टैक्स में शुल्क वगैरह जो पैसा लग रहा है उसमें शुल्क में माफी दे दी जाए, लेकिन उसके बदले का शुल्क कौन देगा, समुदाय, किसी न किसी तरीके से क्या किया जाएगा, उसको आपस में वितरित किया जाएगा। फिर बच्चा बिना कपड़े के तो आ नहीं सकता है, बिना चप्पल जूता बिना गणवेश के नहीं आ सकता है, उनकी गणवेश की क्या व्यवस्था होगी,
कैसे कपड़े पहन कर आएगा, फिर खाना भी अगर है तो खाने के लिए उसकी क्या व्यवस्था है, अगर उसको जरूरत पड़ा तो भोजन भी देंगे। तो समुदाय आपस में क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आपस में कंट्रीब्यूट कर लेंगे। इस बात को देखेंगे कि वो व्यक्ति भी, बच्चा भी जो इन चीजों से वंचित है, वो वर्ग भी क्या कर ले, पढ़ ले। उसके लिए निर्णय कौन करेगा, शिक्षा समिति हमारी। शिक्षा समिति मतलब शिक्षक और पालक संघ जो होगा वो निर्णय करेंगे। और इसमें अंतिम है 8वां, यहां लिख देता हूं 8वां को, पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी आयोजन। पाठ्य विषय वस्तु एवं सहगामी आयोजन। इसका मतलब होता है कि पढ़ने से रिलेटेड, तो देखिए जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल में बच्चा किताब पढ़ने से ही सीख रहा है। बच्चा जो है किताब पढ़ने से ही सीखता है, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे क्लास शुरू हुई और क्लास शुरू होती राष्ट्रीय गान का आयोजन कर लेते हैं, तो राष्ट्रीय गान वो पाठ्य विषय वस्तु का हिस्सा थोड़ी ना है, लेकिन देश के प्रति वो क्या भाव पैदा करता है, प्रेम का भाव पैदा करता है। झंडा फहरा लिया गया, या फिर कोई ऐसा आयोजन कर लिया गया, वाद विवाद प्रतियोगिता कर ली गई कि दो लोग पक्ष लगे, दहेज प्रथा पर एक पक्ष में बोलेगा, एक विपक्ष में बोलेगा। तो जो बच्चे सुन रहे होंगे उनके दिमाग में कुछ तो बात आ रही होगी ना कि दहेज लेना सही है या गलत है, क्योंकि वाद विवाद में दो पक्ष होगा, किसी एक पक्ष में मानसिक रूप से बस बच्चा खुद चला जाता है। तो जो पाठ्य विषय वस्तु है और उनके साथ क्या बोलता है, सहगामी आयोजन, विषय वस्तु के अनुरूप ही, एक तो पहले ये तय कर रहा है कि विषय वस्तु क्या होगी, जो भी आयोजन किया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी विषय वस्तु क्या होगी, और विषय वस्तु के अनुरूप उनके साथ साथ में ऐसा कौन सा आयोजन कर लिया जाए जिससे बच्चा क्या कर ले, आराम तरीके से सीख ले। जैसे पर्यावरण में जाना, या किसी फैक्ट्री में जाना, या कोई आयोजन करना, या कोई क्या करना, सभा गोष्ठी आयोजित करवा लेना, तो बच्चा क्या होगा, खेल खेल में अनजाने में ही सीख लेगा। है वो किताबी चीज, वो कैसा चीज है, किताबी चीज है, लेकिन किताबी चीज को ही वो क्या कर लेगा, याद कर लेगा। पक्ष में बोलेगा, विपक्ष में बोलेगा, कुछ लोग उस पक्ष के साथ में चले जाएंगे, कुछ लोग विपक्ष के साथ में चले जाएंगे, कुछ लोग तटस्थ रहेंगे। तो बच्चे को खेल खेल में क्या किया सिखाया जाएगा। तो कैसे सिखाया जाए इसके बारे में सामग्री तैयार करना, इसके बारे में कैसे आयोजन किया जाए, समय समय पर क्या क्या आयोजन होना चाहिए, दोनों मिलकर क्या करेंगे, शिक्षक पालक संघ करके करेंगे। ठीक, ये सारी चीजें की शिक्षक पालक संघ की। अच्छा, ये कार्य क्षेत्र भी है, और कभी लाभ के बारे में हो तो आप ये भी समझ लो कि इस क्षेत्र में लाभ होता है, इस क्षेत्र में क्या होता है, सुधार होता है। ठीक, तो कार्य क्षेत्र में जो काम करेंगे वही क्षेत्र सुधर जाएगा। तो लाभ भी यही है, महत्व भी उसका इसी क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में काम करने के लिए ये है शिक्षक पालक संघ। ठीक, और 2 मिनट अपन चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में। ठीक है, इधर ऑनलाइन में सब लोगों को समझ में आया बात। शिक्षक पालक संघ के बाद क्या लिखा हुआ है, राम? हाँ, मैं बस 2 मिनट चर्चा करता हूं, आप लोग उसको कहीं भी शुरू से पढ़कर आइएगा, कल उसको अच्छे से डिटेल करेंगे। ठीक ठीक छाया, सामाजिक गतिशीलता कहने का मतलब ये है, सामाजिक क्या है, समाज क्या है, हर रोज कुछ न कुछ बदलाव हो रहा होता है। आपको पुराना समाज याद दिलाता हूं, भगवान राम के टाइम में भी कोई समाज रहा होगा, अरे उससे भी पुराना समाज बता देता हूं। आदि मानव के टाइम में कोई समाज रहा होगा, समाज में वो लोग क्या करते थे, घूमते फिरते थे, धीरे से बदलाव हुआ, खेती करना शुरू हुए, एक साथ रहना शुरू किए, समाज का निर्माण हो गया। ठीक, लेकिन वो समाज और सिंधु घाटी समाज अलग अलग रहा होगा, सिंधु घाटी का समाज और वैदिक काल का समाज अलग अलग रहा होगा, व्यवस्था अलग अलग रही होगी। मध्यकाल मुस्लिम काल आया, अलग समाज। वर्तमान आधुनिक काल आया, अंग्रेज आए, अलग समाज। वर्तमान जो काल है, मौके का जो समाज है, प्रजातांत्रिक समाज जो है हमारा, या लोकतांत्रिक समाज है, वो अलग प्रकार का है। आगे जो समाज आएगा, जो नई जनरेशन आ रही, वो भी अलग तरह की जनरेशन होगी। अब जो नए बच्चे आप देख रहे होंगे, भयानक भयानक होशियार, सब 94% से कोई कम वाले नहीं है, सब 90% वाले हैं, और आते ही मोबाइल देखना शुरू, और सब उनको ज्ञान है कहां पर क्या सेटिंग रखा हुआ है, सब जानते हो। बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब के बच्चे, पहले के जो बच्चे थे, जैसे ही हम लोग बोलते थे कि बेटा गाना सुनाओ, मुंह बनाना शुरू कर देते थे, हिलना डुलना शुरू कर देते थे। अब गाना सुनाओ तो तुरंत गाना सुनाना शुरू कर देते हैं, शर्माते झिझकते नहीं। ग्रामीण समाज का जो समाज होगा वो, और शहरी समाज के जो बच्चे होंगे वो, दोनों में अंतर होगा। ये जो बदलाव होता है, निरंतर बदलाव होता है, असल में वो दिखता नहीं लेकिन हो रहा होता है। जो बदलाव हो रहा होता है
यही सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। अब सामाजिक गतिशीलता भी दो प्रकार का होता है। सामाजिक गतिशीलता भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कैसे दो प्रकार का होता है? एक प्रकार में आप स्थान में बदलाव करते हो। आप कहाँ चले गए? आपका बिलासपुर से आप चले गए रायगढ़ चले गए, रायगढ़ से आप चले गए बेंगलुरु चले गए। दोनों के समाज में फर्क होगा। बेंगलोर से आप कहाँ चले गए? बंबई चले गए, तो बंबई के समाज में और बिलासपुर के समाज में फर्क होगा। ये भी एक प्रकार का बदलाव। और एक प्रकार का ऐसा भी बदलाव होता है, आप वर्ग बदल रहे हो। कैसे वर्ग बदल रहे हो? अभी आप क्या हो? सामान्य स्टूडेंट हो, तो सामान्य स्टूडेंट से आप क्या बन जाओगे? एबीओ बन जाओगे। तो एबीओ का वर्ग होगा, एबीओ के अधिकारियों का एक वर्ग होगा, आपका स्टेटस बदलेगा, तरीका बदलेगा। कोई सामान्य व्यक्ति किसी विशेष पद को धारित कर लेता है, या कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया, पहले वो अधिकारी वर्ग में था, सस्पेंड कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, अब वो बन गया क्या? आम आदमी, चपरासी जैसा जीवन जी रहा है। ठीक है, या सामान्य, जैसे उदाहरण के तौर पर चपरासी जैसा जीवन भी नहीं कर सकते, इसको समझ लो आप। क्या नाम? चौधरी जी का नाम ओपी चौधरी, कलेक्टर थे, राज रहा होगा उनका। अब क्या कर रहे हैं? नेता बन गए हैं। इनके जीवन में बदलाव हुआ होगा कि नहीं? अब फेसबुक करते हैं, लाइव करते हैं, पहले ये जीवन नहीं था उनका। अब थोड़ा सा नेतागिरी भी करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। इनके दोनों के जीवन में बदलाव हो कि नहीं? दोनों के पद और परिस्थिति में अंतर है कि नहीं? है कि नहीं? अब दो चीज समझिएगा। दो तरह की चीजें होती है। क्या चीजें होती हैं? एक तो व्यक्ति जो है ना, जो पद प्राप्त करता है, वो दो तरीके से पद प्राप्त करता है। एक पद प्राप्त करेगा कैसा? ऐच्छिक प्राप्त करेगा, और एक पद प्राप्त करेगा प्रदत्त वाला रहेगा। प्रदत्त मतलब होता है आपको विरासत में मिलना। आप किसी के भाई हो, ये आपने खुद धारण किया है पद, भाई का पद। आप किसी की बहन हो, खुद पद धारण थोड़ी नहीं किया है, ये आपको प्रदत्त पद है, और उसके अनुरूप आप क्या कर रहे हो? व्यवहार कर रहे हो। आज आप भाई हो, कल को पिता बन सकते हो, दादा बन सकते हो। पद बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है आपका? तो जैसे पद को बदलते हैं अपन, तो जो पद कैसे भाई प्रदत्त रूप से अगर प्राप्त कर रहे हैं, प्रदत्त रूप से प्राप्त करें तो प्रदत्त पद कहलाएगा। लेकिन हर पद के लिए इसी समय फोन आ गया। हर पद के अनुसार आपकी भूमिका अलग अलग होगी। हर पद के हिसाब से अलग अलग भूमिका होगी, और एक समय में आप एक ही पद धारित करते हो, दो पद धारित नहीं करते हो। जैसे अगर कोई राजधर्म निभा रहा है, तो या तो राजा के रूप में काम करेगा, या तो प्रजा के रूप में काम करेगा। अगर आप भाई के रूप में काम कर रहे हो, तो हो सकता है आप पिता का धर्म न निभा पा रहे हो, दोनों में कोई एक ही धर्म निभाओगे। तो कुल मिला के ऐसा होता है, दो तरह के समाज होंगे, और दोनों तरह के, एक तो वर्ग आधारित समाज होता है और एक जाति आधारित समाज होता है। एक होता है जाति आधारित समाज और एक होता है वर्ग आधारित समाज। पहले तो आप ये समझ गए ना कि समाज में क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है। परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं? सामाजिक गतिशीलता। ठीक। अब समाज दो प्रकार का होगा, एक जाति आधारित समाज होगा, एक वर्ग आधारित समाज होगा। जाति आधारित समाज जो होता है वो बंद होता है, और वर्ग आधारित जो समाज होता है वो कैसा होता है? खुला होता है। अब हमने कहा कि आपको अपना पद बदलना है, पोस्ट बदलना है। ठीक है, पद ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। पद कैसे हो सकता है? ऊपर और नीचे भी हो सकता है। जो आपको लिखता है ना क्षैतिज, और क्या बोलता है? उदग्र, ऐसे ही होता है उदग्र। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? समतल, सीधे समझो इसको, समतल मतलब ऐसे वैसे। और उदग्र का मतलब क्या होता है? ऐसे खड़ा खड़ा, है ना, यहां से लेकर यहां। डायग्राम ऐसे ही रहेगा। जाति आधारित क्या है? बंद समाज है। अब एक व्यक्ति, जाति आधारित समाज ऐसा समझो आप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना, जाति आधारित नहीं होते ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जाति के आधार पर जो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा, जो भी हमने बांट लिया, इनका एक हायरार्की है। कोई आदमी अपना काम क्यों न बदल ले, कोई अपना काम क्यों न बदल ले, पद बदल सकता है? काम बदल सकता है। ब्राह्मण जो है कुछ दिनों में नाई का काम करना शुरू कर सकता है, अच्छा कटिंग कर सकता है, खाना बना सकता है, सेवा का काम चुन सकता है। क्षत्रिय जो है पूजा पाठ का काम करना शुरू कर सकता है, युद्ध का काम छोड़ सकता है,
काम बदल सकता है वर्तमान परिस्थिति में, लेकिन क्या जो समाज में, भारतीय समाज में जो हायरार्की बनी हुई है, जो ऊंच नीच का एक भाव बना हुआ है, क्या इसको बदल सकता है? कभी नहीं बदल सकता है। तो जब पद नहीं बदल सकता यहाँ, तो इसमें सामाजिक गतिशीलता होगी कि नहीं होगी? क्योंकि समाज कैसा है? बंद समाज है। तो यहाँ हायरार्की नहीं बदलेगा, पद नहीं बदलेगा, पोस्ट नहीं बदलेगा, बदलाव होगा लेकिन धीमी गति से। कैसा होगा? सामाजिक गतिशीलता यहाँ कम है। सामाजिक गतिशीलता है, जाति में भी बदलाव हो रहा है, जाति में बदलाव हो रहा है, क्योंकि एक ब्राह्मण का भी दोस्त क्या हो सकता है, एक हरिजन हो सकता है, और दोनों मिलकर खा सकते हैं। अब भेद नहीं रह गया है बिल्कुल भी। भेद कहाँ होगा? महिलाएं करेंगे घर में। भाई यहाँ महिलाओं तक अभी भी भेद हो रहा है। हम लोग दोस्तों के बीच में ऐसा नहीं होता है। हम लोग चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, पारसी हो, इस जाति का है, उस जाति का, हम लोग कभी नहीं सोचते इस बारे में। बाहर निकल कर हम नहीं सोचते। लेकिन जो पूजा पाठ करने वाली महिलाएं, वो थोड़ा सा सोचना शुरू अभी भी है, और कुछ परिवारों में बिल्कुल खत्म हो गया है। धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, लेकिन जाति का भेद अभी भी बना हुआ है हमारे यहाँ। इसमें जो सामाजिक गतिशीलता होगी कैसी होगी? बहुत धीमी गति से होगी। वर्ग आधारित समाज, ये पूरा समाज है। वर्ग कैसा होगा? अमीर गरीब, पद का ऊंचा पद, नीचा पद। ठीक, अमीर अमीर वर्ग में रहता है, गरीब गरीब वर्ग में रहता है। कलेक्टर वाला पद जो है कलेक्टर वर्ग में रहेगा या अधिकारी वर्ग में रहेगा। नीचे वाला पद यानी चपरासी वाले पोस्ट में रहेगा। लेकिन क्या कोई गरीब अमीर नहीं बन सकता? पूरी तन्मयता से, तेजी से बन सकता है, जल्दी भी बन सकता है, क्योंकि ये वर्ग कैसा है? खुला, पूरी तरीके से खुला है। अमीर गरीब बन सकता है कि नहीं? 2 दिन में भिखारी बन सकता है, पैसा खत्म। अब किस वर्ग में आ गया हो? गरीब वर्ग में आ गया। उतने ही तेजी से ऊंचा। अगर कोई चपरासी है, वो कुछ दिन में परीक्षा दे के क्या बन जाएगा? कलेक्टर बन जाएगा, बड़ा पोस्ट धारण कर लेगा। कलेक्टर बर्खास्त कर दिया गया, उसको पद से ही हटा दिया गया, वो क्या आ जाएगा? तुरंत नीचे आ जाएगा, डिमोशन बोलते हैं। तो आप देखो यहाँ समतल वाले में बराबर बराबर स्तर में क्या करता है? बदलता जाता है। इसमें गति ऊंचा नहीं होता है। ऊंचा वाले में, अमीर गरीब वाले में देखोगे आप, तो अमीर क्या हो सकता है? सीधे गरीब बन सकता है, और गरीब क्या बन सकता है? सीधे अमीर बन सकता है। ये कैसी गतिशीलता है? खुला वाला है, उदग्र गतिशीलता है। लेकिन अगर धीरे धीरे समतल, समतल कैसे? एक कलेक्टर जो है, पहले कलेक्टर था, लेकिन अब बन गया है क्या? बिलासपुर का कलेक्टर। पहले कहा था? रायपुर का कलेक्टर। समतल ही, एक ही पोस्ट में है, लेकिन जगह बदल रहा है, पद बदल रहा है। एक गुरुजी है, तो गुरुजी पहले कहा था? रायगढ़ के गुरुजी हैं, अब कहां बन गए? अब प्रिंसिपल बन गए। थोड़ा सा ऊंचा पोस्ट चला गया है, लेकिन वो कहां के बन गए हैं? लहलूंगा के बन गए है वो गुरुजी। अभी वो काम वही करते हैं, थोड़ा सा पोस्ट बढ़ गया है, प्रमोशन हो गया, जैसा भी हो गया। तो अगर प्रमोशन होकर हुआ तो उदग्र गतिशीलता, और अगर एक ही पद में रहते हुए आगे बढ़ गया, इसमें जो गतिशीलता होगी वो कैसी होगी? समतल वाली होगी। ज्यादा बदलता नहीं है, एक ही व्यक्ति, एक ही काम, थोड़ा सा बढ़ जा रहा है उसका, घट जा रहा है उसका, लेकिन समतल गति से जा रहा है। और जब वर्ग में, जिसमें खुलापन पाया जाएगा, उसमें कैसी गतिशीलता पाई जाएगी? उदग्र गतिशीलता पाई जाएगी। तो उदग्र और गतिशीलता कोई खास है नहीं। और सामाजिक गतिशीलता का मतलब होता है समाज में बदलाव, क्योंकि परिवर्तन हर क्षण हो रहे होते हैं। तो कल आप पढ़ कर आइएगा सामाजिक गतिशीलता को, कहीं से भी अपन का सामाजिक गतिशीलता का पूरा टॉपिक कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे पूरा टॉपिक को। थोड़ा सा देर भी लगेगा, तो पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे।